माई नेम इज ज्योति, टीचर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट उधमपुर। जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी क्लास 7 चैप्टर 5 वाटर। पानी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पानी एक ऐसी ज़रूरत है कि जिसके बिना पृथ्वी पर जिंदगी संभव नहीं है। पृथ्वी पर जो कुछ भी है, चाहे ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, पानी हर किसी की ज़रूरत है। लेकिन प्यारे बच्चों, आप मुझे सबसे पहले ये बताओ कि आप लोगों ने पानी कहाँ कहाँ देखा। जी हाँ, पानी हमने रिवर्स में देखा, पॉन्ड्स में देखा, वेल में देखा, सी में देखा और ओशंस में देखा और हमने घरों में भी देखा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि ये पानी कहाँ से आता है? तो चलिए आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। वाटर कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स। कि जो पानी है वो अपना रूप बदलता रहता है और वो सर्कुलेट होता रहता है। सर्कुलेट कहाँ होता है? ओशंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। जो भी पानी ओशंस में है यहाँ से इवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में जाता है और उसके बाद बूंदों के रूप में, बारिश के रूप में फिर से वो लैंड पर आता है। और जो कुछ भी है, जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, वो सभी की सभी हमारी लैंड पर हैं। हम इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे कि ये पानी ज़मीन पर कैसे आता है और ये फिर से एटमॉस्फेयर में कैसे जाता है और फिर से ज़मीन पर कैसे आता है। तो चलिए, वाटर साइकिल। The sun's heat causes evaporation of water into vapor. जब सूरज निकलता है, when sun comes out, और सूरज की हीट से, उसकी किरणों की हीट से जो भी पानी जमीन पर होता है वो वाटर वेपर्स के रूप में इवेपोरेट करता है। आप इस पिक में यहाँ पे देख सकते हो। This blue color shows water, green land. These are the droplets and clouds. और यही जो क्लाउड्स हैं, यही जो ड्रॉपलेट्स हैं, पानी के रूप में ज़मीन पर फिर गिरते हैं। लेकिन इवेपोरेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे थे, तो यही पानी जब सूरज निकलता है उसकी हीट से, उसके टेम्परेचर से इवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में चला जाता है। वाटर वेपर कूल्स डाउन। जब ये पानी इवेपोरेट होके ऊपर जाता है तो ये ठंडा होता है, ये वेपर्स ठंडे होते हैं। इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स क्लाउड, और फिर ये क्लाउड्स बन जाते हैं। फ्रॉम देयर इट में फॉल ऑन द लैंड, और उसके बाद ये ज़मीन पर फिर से बारिश की बूंदों के रूप में ज़मीन पर गिरते हैं। तो दिस वाज द वाटर साइकिल कि किस तरह से पानी ओशन से, सी और जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, सन की हीट से, सन के टेम्परेचर से इवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में जाता है। फिर ये कंडेंस होता है। जब ये वाटर वेपर्स हैवी हो जाते हैं, जब ये फ्लोट नहीं कर पाते हैं एटमॉस्फेयर में, तो फिर ये रेन ड्रॉप्स के रूप में फिर वर्षा का रूप लेके ये ज़मीन पर गिरते हैं। तो इस तरह से आपने वाटर साइकिल को समझा होगा। आपकी बुक पर जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टेरेरियम। अर्थ इज लाइक ए टेरेरियम। टेरेरियम क्या होता है? इट्स एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। टेरेरियम, इट इज एन आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स। तो ये एक आप अपने घर में भी तैयार कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है कि एक शीशे का कोई बड़ा बर्तन आप ले सकते हो कि जो ऊपर से कवर हो सकता हो। उसमें आपको मिट्टी डालनी है, थोड़ी सी खाद डालनी है और फिर छोटे छोटे पौधे लगाने हैं और साथ में कुछ बड़े पौधे लगाने हैं। और उसके बाद उनमें थोड़ा सा पानी आपको डाल देना है और ऊपर से उसका लिड बंद कर देना है फॉर 1 मंथ। तो आप देखोगे कि किस तरह से वो पौधे उसमें सरवाइव करेंगे, क्योंकि जो पानी आपने उसमें डाला होगा वो पत्तों के बीच में से निकल के इवेपोरेट होके उसी लिड पर इकट्ठे होके फिर से रेन ड्रॉप के रूप में वो उसमें गिर जाते हैं। तो मेरा यहाँ कहने का ये मतलब है कि ये जो टेरेरियम शब्द है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, और जो हमारा अर्थ है, इट्स टू लाइक एन टेरेरियम। अर्थ भी हमारा टेरेरियम की तरह है। Water cycle. The same water that existed centuries ago still exists today. पानी की हम बात कर रहे हैं। ये पानी जो हम रोज यूज करते हैं, पीते हैं,
या यहाँ कहीं पर भी देखते हैं, ये हर दिन कोई नई वाटर की फॉर्मेशन नहीं है। सेंचुरीज एगो ये पानी जो कुछ सेंचुरीज अगो पहले था, आज भी वही पानी है, लेकिन सर्कुलेट होता है ये। जैसे वाटर साइकिल में हमने पढ़ा कि ओशन से, सी से इवेपोरेट होके, ये कंडेंस होके देन प्रेसिपिटेशन के रूप में ज़मीन पे आता। तो इस तरह से एक सर्कुलेशन चलती रहती है। वही पानी जो सेंचुरीज पहले था, आज भी ज़मीन पर वही पानी है। The major sources of fresh water are the rivers, ponds, springs and glacier. Fresh water, the water that we can use for own purpose. हम अपने पर्पस के लिए, किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसमें आपका रिवर्स आता है, पॉन्ड्स आते हैं, स्प्रिंग्स आते हैं, ग्लेशियर्स आते हैं। तो ये पानी है कि जिससे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। इसी के साथ आगे हम पढ़ेंगे लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर कि जो हमें देखने को मिलता है ओशन बॉडीज में और सी में। सबसे ज़्यादा पानी सी और ओशन में होता है, लेकिन इट इज़ नॉट गुड फॉर अस, हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये पानी सॉल्टी वाटर होता है, ये सलाइन वाटर होता है, नमकीन पानी होता है। तो इस पानी को हम अपने लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, जबकि जो फ्रेश वाटर है ये पानी हम अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे कि ज़मीन पर, अर्थ पर जितना भी पानी है वो कहाँ कहाँ पर है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर को हम आगे डिस्कस करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। जमीन पर अगर आप नजर डालोगे तो आपको उसका 3/4 जो उसका हिस्सा है वो आपको पानी से भरा हुआ मिलेगा। अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अगर हम स्पेस से अर्थ को देखें तो वो हमें नीला दिखता है। कहते हैं कि 3/4 अगर अर्थ पे पानी है, देन व्हाई देयर इज वाटर स्कैरसिटी। फिर पानी की कमी क्यों है? क्यों? नॉट ऑल द वाटर ऑन अर्थ अवेलेबल टू अस, कि ज़मीन पर जितना भी पानी है वो सारा का सारा हमारे लिए, हम उस तक नहीं भी पहुंच पाते हैं और हमारे लिए सुइटेबल भी वो नहीं है। इस डिस्ट्रीब्यूशन से हम इस चीज़ को समझेंगे। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज। आप सबसे पहले है ओशंस। आप देख सकते हैं कि जो हमारा ब्लू प्लैनेट है, जो हमारी अर्थ है, जिसका 3/4 पानी से कवर्ड है, उसमें जो हमारे ओशंस हैं वो पानी की जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, दैट इज 97.3। इतना पानी तो ओशन में है, फिर पीछे क्या बच जाता है? 2.7 जो पानी है ये फ्रेश वाटर के रूप में है कि जो हम अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप इसमें भी देखोगे जैसे आइस कैप्स है, आइस कैप्स आपका हो गया फ्रोजन वाटर। जैसे आपका अंटार्कटिका है, आर्कटिक है, तो यहाँ पे बर्फ जमी होती है। अब जो आर्कटिक का पानी हो, अंटार्कटिका का जो पानी होगा, अगर कहीं उस पर सोलर इंसुलेशन पड़ती भी है तो फिर भी वो पानी जितना भी होगा सारा का सारा समुद्र में जाएगा, वो तो हमें नहीं मिल सकता है। आर्कटिक की हम बात कर सकते हैं, लेकिन ऊपर ज़्यादा कॉन्टिनेंटल एरिया है, थोड़ा बहुत वो हिमालयस वगैरह जैसे ऊपर है, तो कुछ हिस्सा हमें थोड़ा सा पानी का फिर भी मिल सकता है। ग्राउंड वाटर, जो ज़मीन के अंदर पानी होता है, जैसे वेल है, कुएं, हैंडपंप का पानी है जो ज़मीन के अंदर है, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज 0.68। फ्रेश वाटर लेक्स, जो लेक्स में पानी है, 0.009। इनलैंड सी एंड सॉल्ट लेक। अब देखो सॉल्ट लेक है तो ऑब्वियसली नॉट, वी कैन नॉट यूज दिस वाटर, हम इसको नहीं यूज कर सकते हैं। अब इनलैंड सी, ये भी समुद्र है जो ओशन से कहीं हटके है, लेकिन इसका भी पानी एक तरह से हम यूज नहीं कर सकते हैं, और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है 0.009। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में 0.0019। तो जो अभी आप जब कभी हम ठंडी हवा महसूस करते हैं, जो आगे पीछे का जो भी टेम्परेचर है, हवा इसमें, पानी तो इसमें भी है, तो वो उसकी जो मात्रा है दैट इज 0.0019, और रिवर्स का जो पानी है 0.001। तो आप इस डिस्ट्रीब्यूशन को देख के खुद एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो हमारा ब्लू प्लैनेट, जो अर्थ हमारा ब्लू प्लैनेट है, 3/4 पानी है उस पर, लेकिन
ज़्यादा पानी कहाँ पे, ओशंस में है, सलाइन होने की वजह से, सॉल्टी होने की वजह से हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये फ्रेश वाटर है और इसमें भी आप आइस कैप्स का जो पानी आप इसको बाहर कर सकते हो। फ्रेश इनलैंड सी एंड सॉल्ट ये भी हमारे पीने लायक नहीं है। तो आप बाकी देख सकते हो कि कितना कम क्वांटिटी में पानी है कि जो हम पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि पानी को बचाओ, सेव वाटर, इसलिए यहाँ पे देयर इज अ वाटर स्कैर्सिटी, तो पानी कम है। वाटर इज एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल। अब एक और ये एक्टिविटी है जो दैट इज गिवन इन योर बुक, आप और आसानी से इस डिस्ट्रीब्यूशन को समझ सकते हो कि हाउ मच वाटर वी कैन यूज फॉर ओन पर्पस कर सकते हैं। जैसे एक बार पहले भी मैंने एग्जांपल ये डिस्कस की थी कि एक 2 लीटर्स की बॉटल लेनी है, 2 लीटर पानी, उसमें से जो 9 स्पून्स पानी आपने निकाल देना है, दैट आप उसको सपोज करके चलोगे कि वो हमारा आइस कैप है। लेकिन जो 2 लीटर्स ऑफ वाटर है दैट इज पूरा जितना हमारा अर्थ पे पानी है, 9 स्पून उसमें से निकालोगे वो आइस कैप्स के रूप में है, जो फ्रोजन वाटर आ जाएगा, फ्रोजन एरियाज आ जाएंगे। 2 स्पून आपने उसमें से ग्राउंड वाटर, उसमें आप इमेजिन करके चलेंगे, ये आप पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। 1/2 स्पून फ्रेश वाटर लेक्स पानी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब आप सोच के देखिए 1 ड्रॉप, जितने भी रिवर्स हैं, जैसे आपका नाइल रिवर है, अमेज़न है ना, डार्लिंग रिवर है, कितने सारे हमारे अर्थ पर रिवर हैं और कितने बड़े बड़े और कितना ज़्यादा पानी है। लेकिन इस डिस्ट्रीब्यूशन से और इस एक्टिविटी से आप देखोगे कि वो जितना भी पानी है वो 1 ड्रॉप पानी है। सोचो 1 ड्रॉप पानी कितना होता है। तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि जो हमारा अर्थ है, जो हमारा ब्लू प्लैनेट है, उसमें जो ज़्यादा पानी है वो सलाइन वाटर है, सॉल्टी वाटर है, और 2.7% जो है वो फ्रेश वाटर है, दैट वी कैन यूज़ फॉर ड्रिंकिंग और अदर एक्टिविटीज़। तो इसके बाद चलिए अब इसको भी हम देख लेते हैं। वर्ल्ड का मेजर, इसमें ओशंस होंगे, सी होंगी, लेक्स होंगे। आप ओशंस में आप देख सकते हो पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, ये आर्कटिक ओशन है, अंटार्कटिका है आपका, इंडियन ओशन है, ठीक है। तो ये आपके कुछ ओशंस हैं। यहाँ ओशंस में तो ऑब्वियसली जितना भी पानी है दैट इज कम्प्लीटली सलाइन वाटर, जो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप सी यहाँ पे देख सकते हो, कैस्पियन सी है, ब्लैक सी है, मेडिटेरियन है, रेड सी भी है यहाँ पे। तो ये कुछ मेजर सी हैं, समुद्र हैं। लेक्स आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है, तो यहाँ पे बड़ी सारी लेक्स है, 5 लेक्स यहाँ पे इकट्ठी हैं। तो इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे ओशन मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि ओशन में कौन कौन सी मूवमेंट होती है और वो कैसे है। अनलाइक द calm water of ponds and lakes, ocean water keeps moving continuously। जिस तरह से हम पोन्ड्स का और लेक्स, इनको जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि पानी खड़ा है, लेकिन वो भी मूविंग होता है। लेकिन जो ओशन का पानी होता है, वाटर कीप्स मूविंग कॉन्टिन्यूसली, वो कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहता है। द मूवमेंट्स विच अक्कर इन ओशंस आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 तरह की मूवमेंट्स होती हैं ओशन में। फर्स्ट वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। 3 तरह की ये जो मूवमेंट्स हैं, इनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले वेव्स को लेते हैं। When the water on the surface of the ocean rises and fall alternately, they are called waves। ओशन का जो सरफेस वाटर होगा, सरफेस वाटर जो वो राइज एंड फॉल, राइज कैसे करेगा, लाइक दिस, फॉल गोज अप एंड डाउन, गोज अप एंड डाउन। तो ये सरफेस वाटर है कि जो ऊपर का पानी है, जो सरफेस वाटर है, वो राइज करता है, फॉल करता है, उसको वेव्स कहते हैं हम। आपने टीवी वगैरह में भी देखा होगा कि कई सारे लोग जब समुद्र के किनारे खड़े होते हैं तो पानी आता है, उनको टच करके वापिस चला जाता है। तो वो वेव्स हैं कि जिससे आप कंफर्टेबल फील करते हो, आपको कोई हार्म नहीं होता है। अब यह है कि ये वेव्स उठती कैसे हैं, ये वेव्स बनती कैसे हैं। विंड कॉजेस वेव्स, हवा, जितनी ज़्यादा हवा तेज़ होगी, जितनी उसकी स्पीड होगी, जितनी उसका प्रेशर होगा, उतनी ही ज़्यादा वेव्स बनेगी। जब यही वेव्स स्ट्रॉम में तब्दील हो जाएं, है ना, जब हवा तेज हो जाए, ड्यूरिंग ए स्ट्रॉम द विंड ब्लोइंग एट ए वेरी हाई स्पीड फॉर्म ह्यूज वेव्स। जब तूफान आना शुरू हो जाए तो जितनी उसका हवा का स्पीड होगी, प्रेशर होगी, उतनी ही ह्यूज बड़ी बड़ी
फिर ये वेव्स बनती हैं, हाँ फिर इसे हार्म होता है कि जो समुद्र के किनारे जो वेव्स आपको अभी तक टच कर रही थी, लेकिन स्ट्रॉन्ग की वजह से जब ये ह्यूज होंगी तो जब आपसे ये टच करेंगी तो आपको भी पानी में बहा के ये साथ ले जाएंगी। और इसके बाद अगर एन अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स कैन शिप लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर। और अगर ओशन के अंदर, पानी के अंदर अर्थक्वेक आ जाता है, वोल्केनिक इरप्शन होती है या कोई लैंडस्लाइड होती है, तो यू कैन इमेजिन कि जिस तरह से लिथोस्फीयर हमारी जो अपर मोस्ट क्रस्ट है, ओशन के नीचे भी बेस है, ओशन के नीचे भी जमीन है, उसके ऊपर ही पानी है, तो नीचे अगर अर्थक्वेक आता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है या लैंडस्लाइड होती है तो कितना जोर का नीचे से प्रेशर, एक जर्क लगेगा कि वो पानी इतनी ऊंची टाइड्स में मतलब वेव्स में उठेगा। इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपने घर देखे हैं 2 स्टोरी 3 स्टोरी फ्लैट्स की, अगर आप बात करोगे, मल्टी स्टोरी फ्लैट्स भी होते हैं ना, जितनी आप सोच हाइट तक लेके जा सकते हो फ्लैट्स की, उससे भी ऊंची ये वेव्स उठती हैं और जिसको फिर कहा जाता है सुनामी। और ये कई सारी तबाही साथ लेके आती हैं, डिस्ट्रक्शन होता है। अब आपकी बुक में जैसे इन्होंने सुनामी का जिक्र किया है 2004 की, इससे पहले हम ये देखेंगे ह्यूज टाइडल वेव्स ओरिजिनेटिंग इन ओशन कॉजिंग ट्रिमेंडियस डिस्ट्रक्शन। जब सुनामी आती है तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है, ह्यूमन लॉस भी होता है और जो प्रॉपर्टी होती है उसका लॉस भी होता है। तो 2004 में इंडियन ओशन में ये सुनामी आई थी, तो इस सुनामी से काफ़ी तबाही हुई थी और इंडियन ओशन में ही आई है। जैसे पैसिफिक ओशन की भी हम यहाँ बात करेंगे, लेकिन पहले हम ये देखेंगे सुनामी द अर्थ पेंडेमोनियम। ये इविल से जुड़ा हुआ है कि जब अर्थ पर कुछ बहुत गलत हुआ, तो 2004 में जो सुनामी आई है ये उसको लेके कहा गया है। सुनामी ऑफ 2004 इन इंडियन ओशन, द वेव्स ओरिजिनेटेड ड्यू टू द अर्थक्वेक विद एपिसेंटर क्लोज टू द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमात्रा। अब ये जो सुमात्रा है आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस लाइन, यहाँ पे सुमात्रा है, इट्स एन आइलैंड, पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, जिसके आगे पीछे पानी पानी है, इंडोनेशिया के पास में है ये। यहाँ पे ये अर्थक्वेक आया था इंडियन ओशन में, तो उससे तबाही हुई थी। इंडियन प्लेट वेंट अंडर द वर्मा प्लेट। इंडियन प्लेट मीन्स इंडियन लैंड। अब जैसे हमारा ये लिथोस्फेरिक है, ये 7 टेक्टोनिक प्लेट्स में ये मतलब ब्रोकन है ये हमारा लिथोस्फेरिक प्लेट। वर्मा प्लेट छोटी है, जिसको म्यांमार के नाम से भी जाना जाता है। तो जब ये सुनामी आई थी तो हुआ था कि ओशन के अंडर ये जो इंडियन प्लेट है, इंडियन लैंड, जो ये हॉट मोल्टन मटेरियल जो क्रस्ट के नीचे की जो लेयर है वहाँ पे ये प्लेट्स मूव करती रहती हैं, और ये इंडियन जो प्लेट है ये वर्मा प्लेट के थोड़ा सा नीचे चली गई, और जिसकी वजह से जो पानी था वो काफ़ी उसका मतलब ओशन जो शोर्स थे वहाँ से बैकवर्ड आके उस वहाँ पे जो गड्ढा बना था उसमें वो भरना शुरू हो गया था। और उस समय अर्थक्वेक की जो तीव्रता थी, जो इंटेंसिटी थी, दैट इज 9.0। तो 9.0 एक बहुत वो होती है इसकी इंटेंसिटी। After thrusting of the Indian plate below the Varma plate, the water mass rushed back towards the ocean, towards the coastline। यही बात मैंने आपको अभी बताई, क्योंकि जब भी दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं या एक दूसरे के नीचे जब ये गई तो बहुत बड़ा एक गड्ढा बना, तो जितना भी शोर्स पे पानी था वो सारा का सारा उस गड्ढे में भरने लगा। शोर का सारा पानी बैकवर्ड आने लगा और उसमें भरने लगा, और फिर एकदम, क्योंकि ये जो सुनामी थी, जितना मैंने इसके बारे में स्टडी किया है, 10 मिनट्स तक ये सुनामी का मतलब असर देखा गया है। तो ये पानी फिर जोर से वापस जितने भी वहां पे रेजिडेंशियल थे उसको इन्होंने हिट किया। इंदिरा पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया गॉट सबमर्ज। वैसे तो ये जो हमारा है कन्याकुमारी है, दिस इज द सदर्न मोस्ट एंड है, लेकिन हमारा अंडमान निकोबार भी है, आइलैंड्स में है, तो यहाँ का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है दैट इज इंदिरा पॉइंट। तो उस समय ये जो सुनामी आई थी तो उसमें ये सारा डूब गया था, सारा डिस्ट्रक्ट हो गया था। More than 10,000 people and affected more than lakh of houses। तो उस समय 10,000 जो लोग हैं उनको काफ़ी नुकसान हुआ था, डेथ्स भी हुई थी, दे डाई इवन, और उनकी जो प्रॉपर्टी वगैरह थी उसका भी लॉस हुआ था। Rust affected over the coastal areas of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Puducherry and the Andaman and Nicobar Island। की सबसे ज़्यादा नुकसान जो इंडिया में कहाँ देखा गया, these are the coastal areas, जिसको मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे।
सबसे ज़्यादा कोस्टल एरियाज में इसका नुकसान देखा गया है। तो इस तरह से आपने सुनामी के बारे में जाना, तो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव थी ये 2004 की। नेक्स्ट इज सुनामी द अर्थ पेंडेमोनियम। इज सुनामी प्रेडिक्टेबल? क्या सुनामी ये जो है इसको हम पहले बता सकते हैं कि सुनामी आने वाली है? इट इज पॉसिबल टू गिव अ 3 और नोटिस ऑफ ए पोटेंशियल सुनामी। 2004 में ऐसा कुछ भी नहीं था कि लोगों को अवेयर किया जाए या लोगों को बताया जाए कि कुछ ऐसी हलचल ओशंस के नीचे है, लेकिन हाँ अब हम इसके बारे में बता सकते हैं क्योंकि अभी मॉनिटरिंग सिस्टम, वार्निंग सिस्टम, कई सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं, तो 3-4 घंटे हम पहले बता सकते हैं। इंडियन ओशन वर्सेस पैसिफिक ओशन, ये जो सुनामी थी इंडियन ओशन में आई, कभी पहले ऐसा नहीं हुआ। पैसिफिक ओशन, यहाँ पे सुनामी अक्सर देखने को मिलती है। सुनामी ऑफ दिसंबर 2004 इज द मोस्ट डेवास्टेटिंग सुनामी इन द लास्ट सेवरल 100 ईयर्स। पिछले 100 सालों में सबसे ज़्यादा तबाही करने वाली ये सुनामी थी। क्यों ऐसा, क्यों ज़्यादा तबाही क्यों हुई? लैक ऑफ मॉनिटरिंग, कि तब ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि जिससे उनको पता चल पाए कि जो ओशन बेसिन है उसके नीचे कोई जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं या कुछ भी है उसमें कोई हलचल चल रही है। द अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, ऐसा भी कुछ वहाँ पे उस समय सिस्टम नहीं था। एंड द नॉलेज अमंग द कोस्ट ड्वेलर्स ऑफ इंडियन ओशन, कोस्टल एरिया पे जो लोग रहते थे उनको भी कोई इस बारे में नॉलेज नहीं दी गई। तो ये कुछ रीजन थे कि जिसकी वजह से ज्यादा तबाही हुई है। कहते थे फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ सुनामी, अब जितना स्टडी हुआ है उसके बाद फर्स्ट इंडिकेशन क्या होता है सुनामी का? रैपिड विथड्रॉल फ्रॉम द कोस्टल रीजन। जैसे मैंने पहले बताया है कि जब अर्थक्वेक ओशंस के अंडर आता है, व्हेन 2 प्लेट्स जब एक दूसरे से टकराती हैं, तो उस समय एक बहुत बड़ा डिप्रेशन जो वहाँ क्रिएट होता है, तो सारा पानी जो है शोर्स का वो बैक उस गड्ढे में भरने के लिए आता है। जब वो गड्ढा भर जाता है वो पूरे प्रेशर और स्पीड के साथ वापस जाता है। तो इसलिए अगर शोर्स का पानी अगर देखने को मिलेगा वो बैकवर्ड जा रहा है, तो हमारी एक सिग्नल है कि समथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन, कि कुछ गलत होने वाला है। तो ये हमने वेव्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट है टाइड्स। टाइड्स, वेव्स और टाइड्स में क्या अंतर है, वेव्स के बारे में जानकारी मैंने आपको दी। नेक्स्ट है टाइड्स। कहते हैं ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन। फुल मून पे और न्यू मून डेज पे क्या होता है, जो सन है, जो मून है, जो अर्थ है, वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं। मैं अभी आपको नेक्स्ट डायग्राम की हेल्प से बताऊंगी। ग्रेटर ग्रेविटेशनल पुल, पुल जो एक ऐसी फोर्स है कि जो अपनी तरफ चीज को खींचती है। हाई टाइड्स आर कॉज्ड, दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स। एक ही स्ट्रेट लाइन में होने की वजह से ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल होता है, उसकी वजह से ऊंची ऊंची टाइड्स उठती हैं जिनको स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको डायग्राम की हेल्प से बताऊंगी। आप पिक में देखोगे कि किस तरह से सन, मून एंड अर्थ। आप देखो सन का, अब जैसे अर्थ है हमारा, अर्थ पे कॉन्टिनेंटल लैंड है, कॉन्टिनेंट्स हैं, पानी भी अर्थ पे है, और आपने पढ़ा कि पानी तो सबसे ज्यादा है अर्थ पे। तो ये जो सन का ग्रेविटेशनल पुल है और मून का ग्रेविटेशनल पुल, ये दोनों अर्थ को अपनी तरफ खींच रहे हैं, है ना। अब जो लैंड है, कॉन्टिनेंट को तो ये नहीं खींच पाएंगे, कॉन्टिनेंट को ये नहीं खींच पाएंगे, जो पानी है उसका ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होता है। तो ये सन और मून दोनों अपनी जो ग्रेविटेशनल पुल है वो लगाते हैं, जिससे अर्थ पर जो पानी होता है वो ऊपर की तरफ खींचता है। क्या ऊपर की तरफ खींचने का मतलब कि हाई टाइड्स ओशन में उठती हैं, जिनको स्प्रिंग टाइड कहते हैं। चाहे इस तरह से स्ट्रेट लाइन में हो, चाहे सन, अर्थ या मून। अब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, मून भी तो अपना रोटेशन एक कंप्लीट करता है 27 डेज में। तो जब अर्थ, मून अर्थ के इस तरफ आता है, तो ऐसे सिचुएशन में भी दोनों का पुल, जो ग्रेविटेशनल पुल है, ज्यादा होता है और स्प्रिंग टाइड्स उठती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नीप टाइड्स को लेके, जिसको लो टाइड्स भी कहा जाता है। When the moon is in its first and last quarter, the ocean water get drawn in diagonally opposite directions by the gravitational pull of sun and moon, resulting in low tides. जो ऊंची वेव्स नहीं है, थोड़ी कम है, these tides are called neap tides. अब देखो उसमें वो तीनों एक ही स्ट्रेट पोजीशन में थे, तो सन और मून का जो ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा था तो हाई टाइड्स उठी। लेकिन इनमें क्या रहता है कि जब मून
नॉट कंप्लीट, फर्स्ट हाफ और द लास्ट क्वार्टर। और जब ये राइट एंगल पोजीशन में हो या फिर ट्राइंगुलर पोजीशन में हो तो ग्रेविटेशनल पुल कम लगता है। इसको हम अगले डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे अभी, कि जब इनकी ट्राइंगुलर शेप हो, उस पोजीशन में हो या फिर राइट एंगल। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मून ने जब उसने अर्थ के आगे पीछे जो अपना एक चक्कर कंप्लीट करता है, तो जब मून यहाँ पहुंच पाएगा, आप देखो सन का भी ग्रेविटेशनल पुल है, सन अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, मून अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, अपना अपना ग्रेविटेशनल पुल है। कॉन्टिनेंटल मास को नहीं खींच पाते हैं, पानी का ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होता है, तो इस तरह से आप देखो कि जब दोनों ये अर्थ को इधर खींचेंगे और ये मून अपनी तरफ यहाँ खींचेंगे, तो जो टाइड्स है वो ज्यादा नहीं उठ पाती हैं, तो उसको कहा जाता है नीप टाइड्स। तो ये मैंने आपको स्प्रिंग टाइड्स और नीप टाइड्स के बारे में बताया। अब हम आगे पढ़ेंगे ओशनिक करंट्स। ओशंस में वार्म करंट्स भी हैं और कोल्ड करंट्स भी हैं। आप इस वर्ल्ड मैप पे देख सकते हो, सबसे पहले ये जो ब्लू कलर है दिस शोज कोल्ड करंट और ये जो रेड कलर है वार्म करंट। अब ये जो हमारा 0 डिग्री पर इक्वेटर है, 0 डिग्री पे इक्वेटर, 23.5 पे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये जो जितना भी एरिया है, जितना भी ये इक्वेटर के आगे पीछे की जगह है, यहाँ पे सोलर इंसुलेशन, सन की रेस डायरेक्ट पड़ती हैं, इसलिए यहाँ का जो पानी होता है वार्म होता है, तो यहाँ पे वार्म ओशनिक करंट्स चलती हैं। अगर हम अंटार्कटिका और आर्कटिक की बात करते हैं, ये पोलर एरियाज पे, ये तो फ्रोजन एरियाज हैं, तो यहाँ पे जो करंट्स चलती हैं वो कोल्ड करंट्स चलती हैं। तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि करंट्स कितनी तरह की हैं, जैसे मैंने आपको वर्ल्ड मैप से समझाया। ओशन करंट्स, ये आप देख सकते हैं, ओशन करंट एंड ओशन करंट। ये पिक आपको ऐसे समझाने के लिए थोड़ा सा, कि ऐसा नहीं है कि ओशन वाटर को इफ यू टच तो कोई करंट हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, नो डाउट कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो बिजली होती है, वो पानी से ही बनती है। स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शन। अब देखो इस चीज को आपने समझना है कि डेफिनेट डायरेक्शन, जो ओशन में स्ट्रीम्स, जो ओशन करंट्स हैं, वो डेफिनेट डायरेक्शंस में ही चलती हैं। रिवर है, बारिश होती है, रिवर में पानी आता है, तो रिवर को जहां रास्ता मिलेगा वो उस तरह मूव कर जाएगा। लेकिन जो ओशंस हैं, ओशंस के जो उसमें करंट्स होती हैं, हॉट एंड वार्म एंड कोल्ड करंट्स, इनकी डेफिनेट डायरेक्शन होती है। अब देखो वार्म ओशन करंट क्या और कोल्ड ओशन करंट क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो इक्वेटोरियल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे जितना भी जगह है, जो पानी है वो हमारा, मतलब यहाँ से जो करंट्स हैं वो वार्म, क्योंकि यहाँ पे इसकी इक्वेटर पे सीधी इंसुलेशंस होती हैं, तो ये वार्म से कोल्ड की तरफ चलती हैं। द वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर, इक्वेटर पे ओरिजिनेट होती हैं एंड मूव टुवर्ड्स द पोल। ये नॉर्थ की तरफ भी जा सकती है और ये साउथ की तरफ भी जा सकता है, ये डेफिनेट डायरेक्शन है। इसी तरह से कोल्ड करंट है, द कोल्ड करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम द पोलर और हायर लैटिट्यूड्स टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड। अब ये आपके पोलर एरियाज हैं। थोड़ा सा अगर हम इस डायग्राम को ऊपर करके देखेंगे, ये आपके पोलर एरियाज है, नॉर्थ पोल एंड साउथ। तो इसमें क्या रहता है, जो कोल्ड करंट्स है वो नॉर्थ से इक्वेटर की तरफ चलेंगी या यहाँ से इक्वेटर की तरफ ही आएंगी। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि इनकी डेफिनेट डायरेक्शन होती है, और यहाँ पर ये वार्म ओशन करंट्स एंड कोल्ड ओशन करंट्स आपस में मिलती हैं। That place is suitable for even good for fishing grounds, कि वहाँ पे मछली बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे मछली अंडे देती है और फिशिंग ग्राउंड्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये इस तरह से मैंने आपको ओशन करंट्स के बारे में बताया। 2 टाइप्स ऑफ ओशन करंट्स, वार्म ओशन करंट्स एंड कोल्ड ओशन करंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको आज का ये जो हमारा टॉपिक है वाटर, ये समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने पढ़ा वाटर साइकिल, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स, उसके अंदर हमने पढ़ा है वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करंट्स, और ओशन करंट्स के अंदर वार्म ओशन करंट्स एंड कोल्ड ओशन करंट्स। तो आप सबको ये समझ में अच्छे से आया होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज चैप्टर। थैंक यू, जय हिंद।